आज का टॉपिक है हमारा हर्पीस वायरसेस। ठीक है, तो आज हम इस वायरस को जो है स्टडी करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर देते हैं। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। हर्पीस वायरसेस जो है ये एक फैमिली है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस जो आते हैं 6 हैं। ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड टाइप 2, वेरिसोला ज़िस्टर वायरस, साइटोमेगैलोवायरस, इप्स्टेन बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। ठीक है, सब वायरस 6 वायरसेस हैं। सब में जो सिम्टम्स होते हैं, सबके जो डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे से बहुत सिमिलर होती हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये 4 या ये 6 वायरसेस हैं जो कि इस फैमिली में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो फैमिली है दे आर ये वायरसेस की जो फैमिली है ये लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, उन वायरसेस में आते हैं जिनका साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है, जिनको आप मतलब आप सेकंड पर होते हैं ये साइज के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट जो वायरसेस होते हैं जो कि लार्जेस्ट वायरसेस कहलाते हैं वो पॉक्स वायरसेस होते हैं। सेकंड पर जो है ये आते हैं फॉर देयर साइज। अच्छा जी, आइकोसाहेड्रल इनकी सिमेट्री होगी। न्यूक्लियोकैप्सिड इनका जो होता है वो ज्यादा आइकोसाहेड्रल होता है, विच इज सराउंडेड बाय इनवेलप। लिपोप्रोटीन इनवेलप से जो है वो रैप्ट होता है या सराउंड कर रहा होता है, इसके आगे इनवेलप सराउंड कर रहा होता है। उसके अलावा जो जीनोम जो होगा इनका वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि लीनियर होता है, लेकिन जब वो सेल के अंदर चला जाता है तो वो अपने उसका लीनियर डीएनए जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू सर्कुलर डीएनए। दे डू नॉट कंटेन पॉलीमरेज, पॉलीमरेज होता नहीं है। तो ये जो है अपना जो पॉलीमरेज डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, तो फिर ये होस्ट का डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं फॉर देयर रेप्लिकेशन एंड अदर एक्टिविटीज। फिर दे आर लार्ज इन साइज, साइज जो होगा इनका 120 टू 200 नैनोमीटर इन साइज होगा। तो दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट वायरसेस। ठीक है, फिर आ जाते हैं रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस। इनके जो रेप्लिकेशन होगी वो साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि न्यूक्लियस में होगी। ओनली वायरसेस दैट ऑब्टेन द एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ज्यादातर इससे पहले जितने हमने वायरसेस पढ़े तो ज्यादा या इससे जो दूसरे वायरसेस होते हैं उनकी एबिलिटी ये होती है कि जब वो लीव कर रहे होते हैं तो जब होस्ट सेल को लीव कर रहे होते हैं तो वो होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको अपनी इन्वेलप बना लेते हैं। जबकि ये जो वायरसेस होते हैं ये ऐसे यूनिक वायरस है, इनकी यूनिकनेस इसमें ये है कि ये अपना जब ये लीव कर रहे होते हैं तो अपना इन्वेलप जो ये बनाते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनाते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म से या सेल मेम्ब्रेन से नहीं बनाते। ठीक है, फिर आ जाते हैं कुछ टेगुमेंट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके इन्वेलप में। मतलब इन्वेलप और न्यूक्लियोकैप्सिड के दरमियान जो जगह होती है, जो एरिया होगा, वहाँ जो है टेगुमेंट्स प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ये जो टेगुमेंट्स प्रोटीन होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रेप्लिकेशन। इनकी एक्टिविटी कुछ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जैसी होती है, जिसमें जो है जिससे ये वायरल रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, बाकी ये है कि ये वायरसेस, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं। अच्छा, ज्यादा ये जो वायरसेस होते हैं यूजुअली अर्ली इन्फेक्शन करते हैं। अच्छा, इन वायरसेस का ये कि ये पहले अर्ली इन्फेक्शन करेंगे, कुछ सिम्टम्स वगैरह आएंगे, रैशेज हो जाएंगे, फीवर हो जाएगा, चिल्स वगैरह होते हैं। उसके फौरन बाद क्या होता है कि ये लेटेंसी में चले जाते हैं और काफी टाइम तक लेटेंसी में ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जब ये लेटेंसी में चले जाते हैं, ये किस तरह से लेटेंसी में चले गए या किस तरह से रिएक्टिवेट हुए या किस तरह से वो उन्होंने अपनी वायरल रेप्लिकेशन स्टॉप की, ये थोड़ा सा अभी भी अननोन है। ठीक है, कि ये जैसे पहले ये अर्ली इन्फेक्शन किया, अर्ली इन्फेक्शन करने के बाद जो है कुछ टाइम के बाद ये अपनी वायरल रेप्लिकेशन स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जब वायरल रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है तो पेशेंट जो होगा वो एसिम्टोमेटिक हो जाएगा, यानी वायरस अंदर प्रेजेंट होगा, कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होंगे। अब वो लेटेंसी में चला जाएगा। जब वो लेटेंसी में चला जाएगा तो वो क्या करता है, न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है और वहाँ न्यूरॉन्स में जाकर खामोशी से बैठ जाता है। तो ये जो वायरल रेप्लिकेशन पहले हो रही थी,
फिर बाद में स्टॉप हो गई और फिर बाद में कई सालों बाद रीएक्टिवेट हो गई। ये वाला प्रोसेस अंडर स्टडी है, तो इसको अभी स्टडी किया ही जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ये शायद इन फैक्टर्स की वजह से जो है रीएक्टिवेट हो जाता है, जिनमें आ जाता है सनलाइट, इंटेंस सनलाइट है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें जो है ये वायरसेस जो है दोबारा रीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, 3 हर्पीज वायरसेस ऐसे हैं जो कि वेस्कुलर रैशेस करते हैं, उनमें हर्पीज सिम्प्लेक्स 1, 2 और वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस आ जाते हैं। तो जब ये प्राइमरी इन्फेक्शन करेंगे, अर्ली इन्फेक्शन होगा, तब भी ये वेस्कुलर लेजन्स या वेस्कुलर रैशेस प्रोड्यूस करेंगे। जब री इन्फेक्शन होगा तब भी ये जो है वेस्कुलर रैशेस करेंगे। इसी तरह से बाकी के जो ये जैसे कितने 1 2 3 3 हर्पीज वायरसेस हैं, बाकी के जो 3 हर्पीज है जैसे साइटोमेगालो हो गया, एप्स्टेन वायरसेस हो गया, तो वो वेस्कुलर रैशेस नहीं करते। बाकी इसके अलावा जो 4 हर्पीज वायरसेस हैं लाइक HSV1, 2, वेरिसोला ज़ोस्टर, साइटोमेगालो, ये चारों वायरसेस जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बना देते हैं। अच्छा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स जो होते हैं वो अगर इनको लाइट, ये इतने मतलब लार्ज सेल्स होते हैं, लीजन्स के अंदर नजर आ रहे होते हैं, तो अगर ये लीजन्स या ये जो लीजन्स होते हैं अगर ये लाइट माइक्रोस्कोप में भी देखा जाए तो फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स क्लियरली नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था। अब फिर कुछ हम बात कर लेते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की, क्योंकि ये हर्पीज की ही फैमिली से रिलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। अच्छा जी, ये वायरस जो है 2 तरह के होते हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स 2। इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजी और जो स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इनको आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे हम इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। तो HSV1 जो होता है, ज्यादातर इसकी जो लीजन्स, इसके रैशेस वगैरह जो होते हैं वो ज्यादातर अबव द वेस्ट लाइन होता है, लाइक जो फेशियल फेस पर लिप्स के अराउंड लीजन्स हो जाएंगे या लीजन्स हो जाएंगे या रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो वो जो है HSV1 की वजह से होते हैं। जबकि HSV2 की जो लीजन्स होंगे वो ज्यादा बिलो द बिलो द वेस्ट लाइन होंगे और ज्यादा जेनाइटल एरिया को जो है वहाँ रैशेस, लीजन्स वगैरह कॉज कर रहे होते हैं। बोथ आर स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम, ऑलमोस्ट जो है स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली जो है आइडेंटिफाई किया जाता है तो सिमिलर ही लग रहे होते हैं। लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जब इनका जो जीनोम होता है उसको एंडोन्यूक्लियस से एक्सपोज किया जाता है, तो दोनों डिफरेंट वायरसेस जो होंगे, दोनों का जो जीनोम तो एंडोन्यूक्लियस पे जो कट लग रहा होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज कर रहे हैं उनसे जब कट लग रहा होता है, तो वो डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं। जब डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं तो उससे हम कुछ अंदाजा लगाते हैं कि ओके ये दोनों वायरसेस जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वैसे मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली दोनों सेम सिमिलर लग रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं कुछ रेप्लिकेटिव साइकिल की तरफ आ जाते हैं, किस तरह से रेप्लिकेट कर रहे होते हैं वायरसेस। जो है सबसे पहले जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होगा तो अपने जो है टारगेट सेल्स पर पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, हेपेरिन सल्फेट्स, जो हेपेरिन सल्फेट जो है एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। उनसे अटैच होने के बाद ये दूसरा रिसेप्टर होगा लेक्टिन, उसके साथ भी अटैच हो जाएगा। मतलब दो तरह से ये जो है सेकंड अटैच, मतलब 2 अटैचमेंट होंगी। पहले हेपेरिन सल्फेट के साथ अटैच होंगे और दूसरी साथ ही ये नेक्टिन के साथ भी जो है अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के फौरन बाद जो है फ्यूजन होगी वायरल इन्वेलप की, और वायरल इन्वेलप क्या कर देगा, अपना जो जीनोम था, वायरल जीनोम जो होगा उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगा, और साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होंगी, एक तो न्यूक्लियोकैप्सिड भी रिलीज हो जाएगा, प्लस जो ये टेगुमेंट प्रोटीन, साथ में मैंने बताया था कि इन्वेलप और न्यूक्लियोकैप्सिड के बीच में जो एरिया होता है वहां टेगुमेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो वो प्रोटीन्स भी जो है सब साइटोप्लाज्म में अलोंग विद द न्यूक्लियोक एसिड रिलीज हो जाएगी।
रिलीज द न्यूक्लियोकैप्सिड एंड टेगुमेंट प्रोटीन इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसने इन्फेक्शन कहाँ जो इसने रेप्लिकेशन करनी है वो कहाँ करनी है, न्यूक्लियस में करनी है। तो ये क्या करेगा कि अपने टेगुमेंट प्रोटीन और इसके न्यूक्लियोकैप्सिड जो होंगे वो सब जो है न्यूक्लियस में चले जाएंगे विद द न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर पोर्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे से न्यूक्लियर पोर्स होंगे, उसके थ्रू जो है न्यूक्लियोकैप्सिड और टेगुमेंट प्रोटीन जो है न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। जैसे न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होंगे तो वहां जो है ये अपना डीएनए रिलीज करेंगे, जो कि लीनियर डीएनए था। अब वो लीनियर डीएनए को जो है उसको इसकी वायरल रेप्लिकेशन करवानी है। तो रेप्लिकेशन के लिए क्या यूज करता है, टेगुमेंट प्रोटीन। टेगुमेंट प्रोटीन पी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में जो होती है वो है VP16। ठीक है, VP16 एज मैंने पहले भी बताया, जैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला काम कर रही होती है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेगुमेंट प्रोटीन उसका जो जीनोम होगा वो रेप्लिकेट होगा। पहले क्या होगा, लीनियर जीनोम जो होगा, डीएनए लीनियर था डीएनए, उस वो जो है सबसे पहले सर्कुलर बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो टेगुमेंट प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगी, ट्रांसक्राइब करेंगी और पहले बना देंगी अर्ली इमीडिएट अर्ली जीन्स। ठीक है, इमीडिएट अर्ली जीन्स बनेंगी। उसके फौरन बाद जो है इमीडिएट अर्ली जीन्स बनने के बाद, प्रोटीन्स बनने के बाद जो है क्या बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो अर्ली जीन्स बनी थी ये बनेंगी विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाय होस्ट। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करेगा इसमें, होस्ट का जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो हेल्प करेगा और अर्ली इमीडिएट अर्ली प्रोटीन जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसके बाद जो है इमीडिएट अर्ली प्रोटीन्स बनेंगी। अर्ली प्रोटीन्स बनने के बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। ठीक है, वो भी होस्ट के थ्रू आएगा। डीएनए पॉलीमरेज ये जो है बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, रेप्लिकेट कर देगा डीएनए को, जिसमें जो है अर्ली प्रोटीन्स बनेंगी। फिर अर्ली प्रोटीन्स जो होंगी वो शट ऑफ हो जाएंगी और फिर जो है लेट प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस। ठीक है, फिर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में बनी होंगी वो न्यूक्लियस में आएंगी, वहीं न्यूक्लियस में असेंबल होंगी। उसके बाद वहीं असेंबल होने के बाद जब पूरा न्यूक्लियस जो पूरा आपका वायरल स्ट्रक्चर था वो बन जाएगा, तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अपना इन्वेलप बनाते हुए ये एग्जिट कर जाएंगे। इन लेटेंसी इट इन्फेक्ट द न्यूरॉन्स। ठीक है, लेटेंसी में क्या होता है कि ये जो है ये वायरसेस क्या करेंगे, न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सॉन के थ्रू, न्यूरॉन्स जो होते हैं एक्सॉन के थ्रू ये वायरस जो है उसके सेल बॉडी में चला जाता है और फिर वहां सेल बॉडी में खामोशी से रहता है, कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, कोई वहां जो है कोई उस वहां जाने के बाद कोई सिम्टम्स वगैरह अपेयर नहीं होते। तो होगा ये कि बस वहीं रहेगा और खामोशी से रिएक्टिवेट नहीं होगा। उस वक्त तक रिएक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि जो है पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो हर्पीस रिएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, और या फिर जो है उसको दूसरे फैक्टर्स हैं, लाइक सनलाइट हो गई या स्ट्रेस हो गया, ये दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर या मेंटल फैक्टर्स होंगे जो कि उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये रेप्लिकेशन साइकिल है जिसमें ये आपका जो है वायरसेस है। ठीक है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, जैसे ही फ्यूज होगा तो अपना एनवेलप जो है बाहर छोड़ देता है और न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो अंदर भेज देगा विद अलोंग विद द वीपी जो इसकी टैगोमेंट प्रोटीन्स है उनके साथ जो है ये अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जाके अपनी कुछ अर्ली अल्फा बीटा गामा जीन्स, ये कुछ इसकी अर्ली प्रोटीन, कुछ इंटरमीडिएट इमीडिएट अर्ली प्रोटीन्स बनेंगी, कुछ इमीडिएट आफ्टर दैट प्रोटीन अर्ली प्रोटीन्स बनेंगी और उसके बाद जो है लेट प्रोटीन्स बनेंगी जो कि उसकी असेंबली और उसकी जो है असेंबली में जो है उसको हेल्प करेंगे और फिर जो है वो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अपना एनवेलप बनाता हुआ सेल से बाहर आ जाएगा। ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी पे आ जाते हैं। HSV1 इज ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा, ठीक है, सलाइवा के थ्रू, क्योंकि जो है HSV1 ज्यादातर जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है अबव द वेस्ट लाइन पे कर रहा है, फेस एरिया वगैरह जो होगा वहां पर कर रहा होता है, तो वहाँ जो सलाइवा होगा उससे जो है ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर जो है इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको जो है हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ हुआ है और जो है अर्ली इन्फेक्शन हुआ हुआ है या एक्टिवेटेड वायरस है, तो अगर वो किसी भी चीज को सलाइवा के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है वायरसेस को, ठीक है। इसके अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, जेनाइटल एरिया में होता है, वहाँ लेशंस बन रहे होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक श्रेडिंग जो होगी दोनों में नहीं होगी। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो वो वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। फिर आ जाते हैं कुछ पैथोजेनेसिस पे। वायरसेस रेप्लिकेट इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, माइग्रेट टू न्यूरॉन्स बाय retrograde axonal flow and become latent in the sensory ganglions, ठीक है। पहले क्या होगा, वायरस जो है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहाँ उस म्यूकस मेम्ब्रेन को अटैक करेगा, चाहे हर्पीस 1 है या सिम्प्लेक्स 2 है, तो वहाँ जाएगा, स्किन पर म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, वहाँ के सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद वहाँ से जो है वो न्यूरॉन्स की तरफ चला जाएगा, और न्यूरॉन्स में चला गया तो वहाँ जो है फिर लेटेंसी में चला जाएगा। न्यूरॉन्स में जाता है रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो के थ्रू, एक्सॉन्स से होता हुआ जो है वो सेल बॉडी तक पहुंच जाता है। फिर वो जब लेटेंसी में चला जाएगा तो सेंसरी गैंग्लियंस में खामोशी से बैठा रहेगा, ठीक है। HSV1 बिकम लेटेंट इन ट्राइजर्मिनल गैंग्लियंस। HSV1 लेटेंसी में जाएगा ट्राइगैंग्लियन में, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में चला जाएगा, जबकि HSV2 जो होगा वह लुम्बर और सार्कल गैंग्लिया में जाकर जो है लेटेंसी कर देगा। ड्यूरिंग लेटेंसी वायरल DNA इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, तो लेटेंसी के दौरान जो वायरस होगा वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा, वो न्यूक्लियस में नहीं होगा। और इसी तरह से वो जब साइटोप्लाज्म में होगा तो वो लीनियर फॉर्म में ही होगा, वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं होगा। एक ये पिक्चर है जो कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्पीस का इन्फेक्शन इस तरह का होता है। अगर लिप्स पे HSV1 है तो लिप्स पर कुछ इस तरह के लीजन्स नजर आते हैं। तो जब लेटेंसी में चला जाता है तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, लाइक सनलाइट, हार्मोनल चेंजेस, ट्रॉमा, स्ट्रेस और फीवर बहुत ज्यादा रहता है, तो दोबारा से वायरस रीएक्टिवेट होगा और लीजन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तब भी जो है वायरस एक्टिवेट हो सकता है। टिपिकल लेजन्स कंटेन फ्लूइड फिल्ड विथ वायरस पार्टिकल्स एंड सेल डेब्रिस। जो लेजन्स होंगे उसमें वायरस पार्टिकल्स भी होंगे, इसी वजह से वो सलाइवा के थ्रू या जो है अपने लीजन्स के थ्रू जो है वायरस ट्रांसमिट कर सकता है दूसरों को, ठीक है। और उसमें सेल डेब्रिस इसलिए क्योंकि वायरस है, होस्ट सेल को जो है वो कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। और तो वो अच्छा जी, वो इन्फेक्ट कर रहा है तो इस वजह से वो वहाँ जो सेल डेब्रिस होगा वो भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो है जो लेजन्स होंगे, लीजन्स जो होंगे उसके नीचे आपको जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह मल्टी सेल्स भी होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं। तो ये आपका आज का छोटा सा टॉपिक था। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो